हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 1 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आएगा वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए और आपकी समझ बढ़ाने के लिए भी। पहला क्वेश्चन लेते हैं, किस भारतीय कंपनी ने कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन बनाई है जिसके ह्यूमन ट्रायल की अनुमति ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दे दी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की पहली ऐसी कंपनी है। आंसर होगा भारत बायोटेक इंडिया। ओके, नाम आप ध्यान रखना। ये हैदराबाद बेस्ड फार्मा कंपनी है और इसी महीने यानी जुलाई में ये इसका ट्रायल होना है। और ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया जो चीफ होते हैं सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के CDSCO के, तो उन्होंने जो है पहले और दूसरे चरण के ह्यूमन ट्रायल की परमिशन दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो वैक्सीन है जिसका नाम रखा गया है कोवैक्सीन, तो वो क्या है और कैसे डेवलप किया गया है? देखिए, भारत बायोटेक इंडिया के चेयरमैन हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर कृष्णा एल्ला। तो उन्होंने ये कहा है कि ये देश में तैयार होने वाली कोरोना की पहली वैक्सीन है और इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के साथ मिलकर इसको तैयार किया गया है। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो वायरोलॉजी है पुणे में, वो भारत सरकार की एक संस्था है। ओके, तो इस वैक्सीन के डेवलपमेंट में कोरोना यानी कोविड-19 के डेड वायरस को यूज़ किया गया, मतलब मृत वायरस या कहें तो इसको निष्क्रिय वायरस। तो इसकी वजह से होता यह है कि शरीर जो है एंटीबॉडी बनाने लगता है। शरीर को ये लगता है कि वायरस आ चुका है, लेकिन वो निष्क्रिय होता है, तो उसकी वजह से शरीर एंटीबॉडी बनाता है और जो ओरिजिनल वायरस अगर कभी इन्फेक्ट होगा तो उससे लड़ने के लिए वो तैयार होता है। क्योंकि ये डेड वायरस होता है वैक्सीन में, इसलिए बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो ओरिजिनल वायरस है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक बात आपको बता दूं कि भारत में दवा या वैक्सीन के प्रयोग या मार्केटिंग या मरीज तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले परमिशन लेनी होती है और वो परमिशन लेनी होती है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन से, यानी CDSCO से। ये आप ध्यान रखना, ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के चीफ को कहते हैं ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ही ये लेवल 1 और लेवल 2 के ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दे दी है। अच्छा, इस ट्रायल में देखा जाएगा कि मनुष्यों पर इस वैक्सीन का कितना असर हो रहा है, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो अब सवाल उठता है कि वैक्सीन के ट्रायल में कितना टाइम लगेगा? देखिए, ये क्लिनिकल ट्रायल जुलाई में होना है इसी महीने, और ये बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की परमिशन के साथ ये टीके लगाए जाएंगे और बारीकी से अध्ययन किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा। लोग वॉलंटरी आएंगे कि हाँ आप मुझ पर ट्रायल कीजिए और उनको वैक्सीन लगाए जाएंगे। सवाल उठता है कि ट्रायल तो तमाम देशों में भी चल रहा है। कुछ महीने पहले अमेरिका, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे देश हैं, वहाँ के इंस्टीट्यूशंस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने ये कहा था कि उन्होंने वैक्सीन बना लिया और ह्यूमन ट्रायल कर रहे हैं। फोटोग्राफ भी आई थी कि ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है। तो अब तक क्यों नहीं बन पाया और इतना टाइम क्यों लगता है? देखिए, ट्रायल में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि वैक्सीन देने के बाद ऐसा नहीं होता है कि उस व्यक्ति को ओरिजिनल कोरोना वायरस से इन्फेक्ट कर दिया जाए। ओके, समझ रहे हैं आप बात? उस व्यक्ति के मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है, वो कहाँ गया, कितने लोगों के संपर्क में आया। अगर वो ऐसी जगह गया जहाँ पर जाने से लोग बहुत सारे इन्फेक्टेड हुए, या उसके जो संपर्क के लोग थे वो सब इन्फेक्टेड हो गए और वो खुद इन्फेक्टेड नहीं हुआ कोरोना से, तो इसकी टेस्ट की जाती है। देखिए, ऐसा भी नहीं होता है कि अगर किसी को वैक्सीन दिया गया तो उसके बाद उसको ओरिजिनल वायरस उस तक पहुंचा दिया जाए और उसको इन्फेक्ट कर दिया जाए और ये टेस्ट किया जाए बॉडी पर कि उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसको कोरोना वायरस हो रहा है या नहीं, बॉडी लड़ रही है नहीं, एंटीबॉडी उसमें डेवलप हुआ या नहीं। देखिए, ऐसा नहीं होता है। ऐसा केवल जानवरों के साथ होता है, चूहों के साथ होता है। जो चूहों के साथ जो ट्रायल होता है या दूसरे जो जानवर होते हैं उनके साथ जब ट्रायल होता है तो वैक्सीन दी जाती है चूहों को, उसके बाद ओरिजिनल जो वायरस होता है उससे इन्फेक्ट कर दिया जाता है और देखा जाता है कि उस पर क्या इफेक्ट हुआ। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है। ओके, तो ये एक फ़र्क है। इसी वजह से इसके ट्रायल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। दुनिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोविड-19 की वैक्सीन बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी फाइनल स्टेज तक वो नहीं पहुंच पाए हैं। और अगर भारत की ये जो कंपनी है जिसने वैक्सीन का नाम रखा है कोवैक्सीन, अगर वो ह्यूमन ट्रायल में सफल हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि 30 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ मीटिंग की और उसमें तय किया कि अगर वैक्सीन बन जाता है, हम लोग बना लेते हैं, बहुत जल्दी कोशिश
की जा रही है, तो किन किन लोगों को सबसे पहले ये वैक्सीनेशन किया जाएगा, जैसे डॉक्टर्स हैं या फिर जहाँ पर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा कंटेनमेंट जोन है, उन सब में नर्सों को, इन सब को दिया जाएगा, जो खबरें आई हैं। तो मुझे लगता है कि इस वैक्सीनेशन को लेकर आपकी पूरी समझ बन गई होगी और एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत सारे पॉइंट आपको मिल गए होंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक के लिए कर दिया है? आंसर होगा नवंबर 2020। ओके, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जून को देश को संबोधित किया और उन्होंने ये कहा, उसी में ऐलान किया कि नवंबर तक इसको बढ़ाया जा रहा है। देखिए योजना की तारीख बढ़ने की वजह से करीब 90,000 करोड़ रुपए का अलग से खर्च होगा और इसके तहत ये होगा कि 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और इसके साथ साथ 1 किलो चना भी दिया जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या है ये गरीब कल्याण अन्न योजना। देखिए आपके एग्जामिनेशन में योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इस वक्त जो लोगों की एक तरह से भूख मिटाने का बहुत बड़ा साधन बना है ये योजना, क्योंकि इस वक्त जब लॉकडाउन के बाद से और कोविड-19 की वजह से जब आर्थिक व्यवस्था एक तरह से चरमराई और उद्योग बहुत सारे बंद हुए हैं, अभी भी पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया है, तो बेरोजगारी बहुत बढ़ी है, कारोबार लोगों का छिन गया है, इसके अलावा जो श्रमिक थे उनका काम छिन गया है, तो ऐसे में उनको खाने की समस्या हो गई है और ये एक बहुत बड़ा साधन हो रहा है। तो ये इस योजना को लॉकडाउन की घोषणा के अगले ही दिन यानी 26 मार्च को प्रधानमंत्री की ओर से ये लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोरोना काल में गरीबों को फ्री राशन दिए जाने की योजना कब तक के लिए बढ़ा दिया है? इसका आंसर होगा जून 2021 तक के लिए। ओके, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के वेणुगोपाल को दोबारा भारत का अटॉर्नी जनरल कितने समय के लिए नियुक्त किया गया है? इसका आंसर होगा 1 साल। 1 साल के लिए उनको फिर से नियुक्त कर दिया गया है। उनका जो पिछला कार्यकाल था वो 3 साल का था और 30 जून को कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अब फिर से उनको अपॉइंट कर दिया गया है। ओके, अच्छा, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार भी होता है। ओके, और सुप्रीम कोर्ट या फिर तमाम अदालतों में सभी मामलों को वो भारत सरकार की ओर से वो पक्ष रखता है। ओके, अटॉर्नी जनरल, तो नाम आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल बताया जा रहा है, सबसे बड़ा ट्रायल? आंसर होगा महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, तो उन्होंने ही कोविड-19 मरीजों के लिए 29 जून को ये शुरू की योजना और इसे उन्होंने कहा है कि दुनिया का ये सबसे बड़ा प्लाज्मा ट्रांसप्लांट ट्रायल है। इसके तहत 21 मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में प्लाज्मा ट्रांसप्लांट किया जाएगा, ट्रायल किया जाएगा। कोशिश होगी कि इससे गंभीर रूप से जो बीमार हैं लोग, 500 लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनकी जान बचाई जा सके, ये कोशिश है। और इसके लिए, इस योजना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सीएम केयर फंड से यानी चीफ मिनिस्टर केयर फंड से 16.85 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। देखिए दरअसल देश भर में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन का बहुत बड़ा सेंटर जो है महाराष्ट्र बन गया है और अगर 30 जून तक का आंकड़ा ले तो 30 जून को ही 24 घंटे के अंतर में 245 लोगों की मौत हो गई एक ही राज्य में। बहुत बड़ा आंकड़ा ही है अगर एक राज्य की बात करें, और 4878 लोग इन्फेक्टेड हो गए एक दिन में 24 घंटे में। ओके, देखिए दरअसल कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों में जो है ज़्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिनमें प्लाज्मा जो है एंटीबॉडी होता है प्लाज्मा में, और वो कोरोना से संक्रमित अन्य लोगों की बीमारी से लड़ने में एक तरह से हेल्प करता है और इस थेरेपी को काफ़ी इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो महाराष्ट्र सरकार के अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा ट्रायल कम ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट है। अच्छा, मैंने कल भी बताया था आपको कि देश का पहला प्लाज्मा बैंक जो है एक तरह से वो दिल्ली में स्थापित हो रहा है, जैसा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया था। तो मैंने प्लाज्मा को लेकर बहुत सारी बातें बताई थी काफ़ी डिटेल में, तो अगर आप जानना चाहते हो प्लाज्मा के बारे में और कुछ, और कल का आपने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखना, उसमें काफ़ी डिटेल बताया मैंने। तो महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र में सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे, और गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? आंसर होगा उत्तराखंड। ओके, कवक को इंग्लिश में कहते हैं लाइकेन। ओके, तो भारत का ये पहला लाइकेन पार्क है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के कुमाऊं के मुनस्यारी में इसको बनाया गया है। आप ध्यान रखना, कुमाऊं का ये मुनस्यारी एक इलाका है, वहाँ पर किया गया है और 27 जून को इस पार्क को आम लोगों के लिए खोल दिया गया।
इसको डेवलप किया है उत्तराखंड वन विभाग ने। तो यह सवाल उठता है कि क्या है लाइकेन, क्या है कवक। देखिए, कवक एक वनस्पति है जो पेड़ों के तने, आप फोटो भी देख रहे हो मेरे बगल में, दीवारों और चट्टानों पे पैदा होता है और कई रंग रूपों में पाया जाता है, कई तरह के होते हैं। और पृथ्वी पर अगर बात करें तो सबसे पुरानी जीवित चीज़ों में से वो एक है। ये मतलब बहुत जगहों पे पाया जाता है, जैसे आर्कटिक में भी पाया जाता है, टुंड्रा में भी पाया जाता है, गर्म रेगिस्तान की चट्टानों में भी पाया जाता है, नंगे चट्टानों में भी पाया जाता है, दीवारों में भी पाया जाता है। तो ये सब पाया जाता है। और अच्छा, एक सवाल उठता है कि मुनस्यारी को ही क्यों चुना गया देश के पहले कवक पार्क के लिए। देखिए, बर्फ़ से ढकी जो चोटियाँ हैं उनसे घिरा हुआ है मुनस्यारी, और वहाँ पर इसका उद्यान विकसित करने के लिए इसको इसलिए चुना गया क्योंकि ये कवक के पनपने के लिए वहाँ पर अनुकूल माहौल है। ओके, और वहाँ पर स्थानीय भाषा में इसे झूला या फिर पत्थर का फूल भी कहा जाता है, क्योंकि पत्थर पर ही होता है इसलिए पत्थर का फूल भी कहा जाता है। और ये पार्क जो है 2 एकड़ भूमि में, ज़मीन में फैला हुआ है, और इस पार्क में कवक की 80 से ज़्यादा प्रजातियाँ हैं। ओके, और दुनिया भर में कवक के करीब 20,000 से ज़्यादा प्रजातियाँ, और भारत में 2714 प्रजातियाँ की खोज की गई है, उतने प्रजाति हैं। उत्तराखंड में 600 प्रजाति है कवक की। ओके, और उत्तराखंड के बहुत सारे और भी क्षेत्रों में कवक पाया जाता है। तो ये कवक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल थी जो आपको मैंने बताया। उत्तराखंड की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत ने भूटान के साथ कितने मेगावाट जल विद्युत परियोजना पर सिग्नेचर किया है? अभी हाल ही में किया है, पिछले सप्ताह कर लीजिए इसको। आंसर होगा 600 मेगावाट। ओके, भारत और भूटान ने ये पन बिजली परियोजना, उसका नाम है खोलोंग छू। तो वो पन बिजली योजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, और उसके लिए समझौता किया है। और ये समझौते पर सिग्नेचर कौन कौन किस किस ने किया? तो भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और भूटान के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टांडी दोरजी की मौजूदगी में ये किया गया है उनकी। और ये इस परियोजना के तहत, प्रोजेक्ट के तहत 2025 की अंतिम छमाही तक इसको पूरा कर दिया जाएगा, और 600 मेगावाट जो है ये बिजली उससे निकलेगी। ओके, तो भूटान की बात हो रही है, प्रधानमंत्री कौन है? लोते त्शेरिंग। ओके, मुद्रा क्या है? भूटानी नुनत्रुम। ओके, और राजधानी क्या है? थिम्पू। अच्छा, भारत की ओर से और भी कई सारे प्रोजेक्ट वहाँ पर चल रहे हैं पहले से पन बिजली योजनाओं का, और इंडिया बहुत बड़ा खरीदार है बिजली का वहाँ से। ओके, और भूटान को एक बहुत बड़ा इनकम पन बिजली से ही होता है। इंडिया बिजली खरीदता है और पेमेंट करता है उसको। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय एस्टेरॉयड दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे। इसका आंसर होगा 30 जून, और ये दिवस जो है 2017 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित दिवस है। और इसी दिन क्यों मनाया जाता है? 30 जून को ही क्यों? देखिए, 30 जून 1908 को रूस के तुंगुस्का एक नदी है, वहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और उसको अब तक का सबसे बड़ा नुकसान बताया जाता है। और ये एस्टेरॉयड गिरने की वजह से ये वहाँ पर एक तरह से विस्फोट हुआ था, और उसी को याद करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। तो एस्टेरॉयड क्या होता है? देखिए, सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच में बहुत सारे ऐसे खगोलीय पिंड हैं जो अपने आकार में ग्रहों से छोटे हैं और उल्का पिंड से थोड़े बड़े होते हैं। ओके, और ये सौर प्रणाली में के निर्माण में, यानी जब सोलर सिस्टम बन रहा था उस वक्त, अरबों साल खरबों साल पहले, उस वक्त ये जो है चट्टानी पिंड जो है वो रह गए और वो घूम रहे हैं। ओके, तो इसको एस्टेरॉयड कहा जाता है। और जब कोई एस्टेरॉयड सूर्य का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी पर गिर जाता है, और तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। ओके, तो पहले एस्टेरॉयड की खोज जो है 1801 में की गई थी। 1801 में खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे, गुइसेप पियाजी, तो उन्होंने खोज की थी। अच्छा, एक और बात बता दूं कि कई सारे एस्टेरॉयड जो होते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षुद्रग्रह, उनका आकार इतना बड़ा होता है कि वो पूरी पृथ्वी को भी नष्ट कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि डायनासोर युग का जो अंत हुआ था वो एक बहुत बड़े एस्टेरॉयड के धरती से टकराने की वजह से हुआ था, और जिससे पैदा हुआ जो विस्फोट था वो विशालकाय जो जानवर थे डायनासोर, उनके वजूद को ख़त्म कर दिया। और उसी के बाद पूरी धरती जो है एक तरह से धीरे धीरे ठंडी हो गई थी, और 1 दशक तक जो है बिल्कुल ठंडी रही थी। बर्फ़ का काफ़ी इफेक्ट था, और बहुत सारे जीव जंतु मर गए थे।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि 2020 का करंट अफेयर्स अवेलेबल है अब तक का, तो वो डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देख लेना। 2019 का भी टोटल करंट अफेयर्स विद नोट्स और बुक भी अवेलेबल है अमेजन पे, तो वहाँ से ले सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लेखिका गीता नागभूषण का निधन हुआ है 28 जून को, तो किस भाषा से जुड़ी हुई साहित्यकार थी? आंसर होगा कन्नड़। ओके, ये कन्नड़ भाषा से जुड़ी हुई थी और कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्ष भी रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटिज्म। आंसर होगा इसका 30 जून। ओके, 30 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये घोषित है दिवस, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इस दिवस को जो मनाने की जो पहल है वो की थी अंतर संसदीय संघ ने, यानी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने। ओके, एक संगठन है, तमाम देशों के जो दुनिया भर के देशों के जो संसद है उसका ही एक संगठन है। तो यूनाइटेड नेशंस ने अपनी वेबसाइट पर लिखा है, इंपॉर्टेंट बात है जिसका जिक्र मुझे लगता है करना चाहिए, कि कोविड-19 के दौर में पार्लियामेंट की भूमिका और ज़रूरत पहले से ज़्यादा अधिक हो गई है। देखिए, दुनिया भर के बहुत सारे लोकतांत्रिक देशों में इस वक्त भी पार्लियामेंट चल रहा है और कामकाज हो रहा है, कानून बन रहे हैं। कोविड-19 से बचने के लिए इस पर चर्चाएं हो रही है। ब्रिटेन में तो वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो सांसदों के सवालों का जाके वहाँ जवाब दे रहे हैं, और बहुत सारे देशों की जो संसदीय समितियां हैं वो भी काम कर रही हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो जब से कोविड-19 का इफेक्ट हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से हमारी संसदीय गतिविधि एक तरह से ठप पड़ गई है। सरकार पर नकेल कसने का और उसकी निगरानी करने का बड़ा काम होता है संसद का, ठीक है, और संसदीय समिति का। न तो संसद चल रही है इस वक्त कोविड-19 में। आप अगर इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जो उसकी वेबसाइट देखेंगे तो वहाँ पर तमाम देशों के, बहुत सारे देशों के जो संसद हैं उसकी गतिविधियों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इंडिया के संसद के कोई भी गतिविधि के बारे में इंफॉर्मेशन अभी कोविड-19 के दरमियान का नहीं मिलेगा। यहाँ तो न तो संसदीय समितियों की बैठक हो रही है, अगर संसदीय समितियों के जो चेयरपर्सन हैं वो लोग अगर कहते भी हैं कि मीटिंग कराओ तो मीटिंग नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और डिबेट वाला इशू है कि इस कोविड-19 के वक्त में संसद हमारी इतने निष्क्रिय क्यों है, उसको निष्क्रिय क्यों रखा गया है। आपके एग्जामिनेशन में भी ये सब टॉपिक हो सकता है, इन सब चीज़ों को लेकर। यूपीएससी और जो स्टेट पीएससी है उन सब में तो ये सब चर्चा का मुद्दा है, और हो सकता है ये टॉपिक भी हो, आपसे इंटरव्यू में भी इस तरह के सवाल आ सकते हैं। ओके, तो ये जो दिवस है ये अंतर संसदीय संघ ने इंट्रोड्यूस किया था, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन ने, तो उसकी बात कर लें। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो जेनेवा में, ओके, स्विट्जरलैंड में। और इस वक्त चेयरमैन कौन है? तो गैब्रिएला क्यूवास बरोन। ओके, स्थापना कब हुई थी? 1879 में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। ओके, वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं और राष्ट्रपति ने उनको 28 जून को अतिरिक्त प्रभार दिया है मध्य प्रदेश का भी। दरअसल मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं इस वक्त, लालजी टंडन, वो बीमार हैं और उनकी अनुपस्थिति में वो काम काज देखेंगे आनंदीबेन पटेल वहाँ का। ओके, लालजी टंडन अभी बीमार हैं और 11 जून से ही वो अस्पताल में, लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे। हालांकि उनकी सेहत कुछ ठीक हुई है, लेकिन अभी ऐसी स्थिति नहीं है कि वो राज्यपाल की भूमिका निभा सकें, तो एक तरह से वो छुट्टी पर हैं। ओके, तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और वहाँ पर वे नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और मध्य प्रदेश जहाँ का एडिशनल चार्ज मिला है आनंदीबेन पटेल को, तो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीकी देश मालावी के नए राष्ट्रपति कौन हैं? आंसर होगा लाजर मैकार्थी चकवेरा। ओके, देखिए मालावी में चुनाव हुए थे, उसमें कुछ गड़बड़ियों की बात थी, फिर जो जुडिशरी है वो सामने आई और उसने फिर से वहाँ कुछ चेंजेस कराए और उसके बाद ये चुने गए हैं। ओके, मालावी की राजधानी क्या है? लीलोंगवे। ओके, मुद्रा क्या है? मालावियन क्वाचा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना। आपके कमेंट जो है वो मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ। हाँ, सबके जवाब नहीं दे पाऊँ, लेकिन मैं नज़र ज़रूर रखता हूँ। ज़रूर बताना आप कमेंट बॉक्स में, अपना जो वैल्यूएबल कमेंट से ज़रूर देना। और इसका PDF अवेलेबल हो गया है मेरे बगल में, तो डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ और भी PDF के लिंक अवेलेबल है।
और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। कल मिलते हैं।